गुड नून टू यू ऑल। हम लोगों की चर्चा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक पर हो रही थी और कल हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड जो डिबेट हैं उस डिबेट की दो कंटेक्स्ट में चर्चा की थी। एक परसों जो अप्रैल से जून वाले क्वार्टर का जो जीडीपी ग्रोथ से संबंधित आंकड़ा आया है, उस आंकड़े के बहाने हमने जीडीपी ग्रोथ से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। फिर हमने पिछले करीब करीब 6 महीने से जो मुद्दा गरम रहा है, पर कैपिटा इनकम के मामले में बांग्लादेश से भारत का पिछड़ना, उस मुद्दे पर विस्तार से हमने आपके साथ चर्चा की। आज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से संबंधित कुछ रिपोर्ट, कुछ इंडेक्स, उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं, क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर हमारी चर्चा हुई है, पर कैपिटा इनकम पर चर्चा हुई है, इसलिए मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं नेशनल इनकम के ऊपर। और अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो अब तक मेरी जो चर्चा हुई है वह यह कि नेशनल इनकम का बेस्ट इंडिकेटर, सर्वश्रेष्ठ संकेतक क्या है? तो नेशनल इनकम का सर्वश्रेष्ठ संकेतक है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। साधन लागत पर राष्ट्रीय आय, निवल राष्ट्रीय उत्पाद जो है वह राष्ट्रीय आय का बेहतर संकेतक है। यहां पर ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय आय के संकेतक के रूप में हम जीएनपी की चर्चा कर सकते, हम एनएनपी की चर्चा कर सकते। राष्ट्रीय आय के संदर्भ में हम जीडीपी की चर्चा नहीं करेंगे, राष्ट्रीय आय के संदर्भ में हम एनडीपी की चर्चा नहीं करेंगे। अगर इस कंटेक्स्ट में हम देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं वह है कि नेशनल इनकम का, राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार तो अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो राष्ट्रीय आय का पहली बार आकलन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया जाता है। और अपनी जिस पुस्तक में उन्होंने राष्ट्रीय आय का आकलन किया था उस पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इस पुस्तक का प्रकाशन जो होता है 1901 में होता है, सन 1991 में। यहां पर आपके लिए इस बात को भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि इसी पुस्तक में किसकी चर्चा है? पहली बार
ड्रेन ऑफ वेल्थ के प्रश्न पर विचार किया गया। और प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से ये सारे इंफॉर्मेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो अगस्त 1949 में राष्ट्रीय नेशनल इनकम कमीशन का गठन किया जाता, कमिटी का गठन किया जाता, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया जाता है। और राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन किया जाता है तो राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया जाता? तो राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष जो होते हैं वे पीसी महालनोबिस। अब फिर अगर आप जाकर के देखें तो पीसी महालनोबिस से जुड़ा हुआ इंफॉर्मेशन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता, क्योंकि पीसी महालनोबिस जो है, पीसी महालनोबिस को भारत में सांख्यिकी आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। सांख्यिकी आंदोलन, स्टैटिस्टिकल मूवमेंट का जनक माना जाता है। अगर आप देखें इसके कंटेक्स्ट में तो इन्हीं का जन्म दिवस है, इनका डेट ऑफ बर्थ है, क्या है? 29 जून। 29 जून। तो पीसी महालनोबिस के जो जन्म दिवस हैं उनको सन 2007 से भारतीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता। और पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस को भारतीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाना, यह प्रकारांतर से किसकी ओर इंडिकेट करता? भारत में स्टैटिस्टिकल मूवमेंट को पीसी महालनोबिस का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, यह उस कंट्रीब्यूशन की दिशा में संकेत करता हुआ आता। अब अगर इस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो ये पीसी महालनोबिस ही हैं जिनका ब्रेन चाइल्ड किसको माना जाता? तो ये पीसी महालनोबिस हैं जिन्हें इस बात का श्रेय जाता है कि इन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की जो स्थापना की गई, अगर आप देखें तो यह कब स्थापना की गई है? तो 17 दिसंबर 1931। अगर आप देखें तो अभी मैं आगे आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, नहीं, सीएसओ केवल इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ही नहीं, सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, मूव करें एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, मूव करें यहां से स्टैटिस्टिकल ब्यूरो, सांख्यिकी ब्यूरो,
अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप जाकर के देखें तो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट, सांख्यिकीय विभाग या सांख्यिकी विभाग, ये सारे के सारे ये किसके ब्रेन चाइल्ड हैं? पीसी महालनोबिस के ब्रेन चाइल्ड है। और अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे प्रश्नों को जीके बेस्ड क्वेश्चन, जनरल नॉलेज की प्रकृति वाले प्रश्नों के रूप में यहां से पूछा जाता है। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में हम देखें तो अगला जो डायमेंशन हमारे सामने इमर्ज करता है वह क्या इमर्ज करता? तो अगला डायमेंशन इमर्ज करता है जिसकी चर्चा हम करेंगे एनएसएसओ की, सीएसओ की। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और अगर आप 66वीं बीपीएससी में जाकर के देखें तो 66वीं बीपीएससी में भी यहां से प्रश्न पूछे गए हैं उठा करके। इसलिए यह एरिया जो है वह प्रश्नों की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, और सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को हमें देखना है। अगर हम इन दोनों संदर्भों को देखें तो पहला कंटेक्स्ट से स्थापना की बात करें, दूसरा कंटेक्स्ट से इनके हेडक्वार्टर की बात करें। तो अगर एनएसएसओ के कंटेक्स्ट में देखें तो इसकी स्थापना सन 1950 में की गई और इसका हेडक्वार्टर जो है कोलकाता है। यहां पर इस बात को ध्यान रखें, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट भी कहां है, आईएसआई भी कहां है, तो आईएसआई भी कोलकाता में है। जिस तरह आप देखेंगे टेक्निकल एजुकेशन के लिए सबसे बड़ा संस्थान क्या है? टेक्निकल एजुकेशन के लिए सबसे बड़ा संस्थान आपको है आईआईटी। मेडिकल एजुकेशन के लिए सबसे बड़ा संस्थान क्या है? एम्स। ठीक उसी प्रकार स्टैटिस्टिकल स्टडीज के लिए सबसे बड़ा संस्थान है आईएसआई, जो कि कलकत्ता में है। अगर आप सीएसओ के कंटेक्स्ट में देखें तो सीएसओ की स्थापना जो है कब होती है? तो सीएसओ की स्थापना सन 1951 में होती है। और सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर जो है वह दिल्ली में है। तीसरा जो कंटेक्स्ट उभर करके आता है, तीसरा कंटेक्स्ट क्या उभर कर आता? इसके फंक्शन क्या है? एनएसएसओ के फंक्शन की अगर बात करें तो एनएसएसओ का फंक्शन क्या है? उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे जो है वह किसके द्वारा करवाया जाता? एनएसएसओ के द्वारा करवाया जाता है। बेरोजगारी सर्वेक्षण किसके द्वारा करवाया जाता? अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे भी एनएसएसओ के द्वारा करवाया जाता है।
तीसरा अगर आप जाकर के देखें, सामाजिक खपत संरक्षण, एजुकेशन और हेल्थ किसके द्वारा करवाया जाता? तो सामाजिक खपत सर्वेक्षण भी एनएसएसओ के द्वारा करवाया जाता है। नहीं, आगे अगर बढ़े, असंगठित क्षेत्र उद्यम, असंगठित क्षेत्र उद्यम, सेवा क्षेत्र उद्यम सर्वेक्षण किसके द्वारा करवाया जाता? और ये तमाम सर्वे एनएसएसओ के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर करवाए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो प्रत्येक 10 वर्ष पर, यहां पर चर्चा में किसकी कर रहा? तो एनएसएसओ द्वारा प्रत्येक 10 वर्ष पर क्या करवाया जाता? तो जोत, पशुधन, ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण करवाया जाता है। फार्म एनिमल हस्बेंड्री डेप्थ एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे। नहीं, अगेन अगर आप देखें, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण विषयवार एनएसएसओ के द्वारा करवाए जाते। और ये दोनों सर्वेक्षण जो हैं, इसी में आप देखेंगे शहरी श्रमिक, ग्रामीण श्रमिक, अगर सीएसओ के कंटेक्स्ट में अगर आप जाएं, नहीं, तो सीएसओ क्या काम करता? सीएसओ के द्वारा क्या काम किया जाता? सीएसओ के अगर फंक्शन की बात करें, नहीं, तो राष्ट्रीय लेखा, नेशनल अकाउंटिंग से रिलेटेड कार्य सीएसओ के द्वारा, दूसरा कार्य सीएसओ के द्वारा क्या किया जाता? तो दूसरा कार्य जो सीएसओ के द्वारा किया जाता है वह आपको है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अभी थोड़ी देर में विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। आईआईपी भी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक भी जो है वह सीएसओ के द्वारा जारी किया जाता। तीसरा, इकोनॉमिक सेंसस और सर्वे, आर्थिक संगणना एवं सर्वेक्षण। इकोनॉमिक सेंसस एंड सर्वे यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह भी सीएसओ के द्वारा जारी किया जाता है। और अगर आप देखें, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से तालमेल
सांख्यिकी गतिविधियों के कंटेक्स्ट में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से तालमेल, यह भी सीएसओ की जिम्मेवारी होती है। क्या क्या अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से तालमेल। नहीं, अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, यहां पर एक और चीज ध्यान रखेंगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी, एक और बिंदु जोड़ दो, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी किसके द्वारा जारी किया जाता है? सीएसओ के द्वारा जारी किया जाता है। और इस तरह के प्रश्न उठा करके पूछे जाते रहे हैं, पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस तरह के प्रश्नों के लिए अपने आप को तैयार रखिएगा। अब अगर देखें तो मई 2019 में आप देखेंगे एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया केंद्र सरकार के द्वारा। क्या निर्णय लिया गया? क्या निर्णय लिया गया? तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय और सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इन दोनों के विलय का निर्णय लिया गया। और इन दोनों के विलय के पश्चात किसका गठन किया गया? तो इन दोनों के विलय के पश्चात आप देखेंगे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन किया गया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसका गठन किया गया। और नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के जरिए क्या किया गया? तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के जरिए सांख्यिकी गतिविधियों के लिए एकीकृत ढांचा विकसित करने का प्रयास किया गया। एकीकृत ढांचा विकसित करने का प्रयास किया गया। नहीं, और अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो यह जो विंग है, एनएसओ है, एनएसओ के दो विंग होंगे।
एक क्या होगा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस होगा, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, और इसका दूसरा विंग होगा सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। मतलब यह कि सीएसओ का नाम बदल करके सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन से सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कर दिया गया और एनएसएसओ को एनएसएस का विंग बना दिया गया। और इसके जरिए अब क्या किया गया, सांख्यिकी गतिविधियों के माध्यम से अगर आप देखें तो इसके कंटेक्स्ट में बेटर कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करने का प्रयास किया गया। और बेटर कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करते हुए क्या किया गया, तो जो सांख्यिकी तंत्र था, स्टैटिस्टिकल सिस्टम जो फंक्शन कर रहा था, इसको सरल बनाया गया, इसको मजबूत बनाया गया, स्ट्रेंथन किया गया। और इन दोनों से क्या अपेक्षा की गई, इन दोनों से अपेक्षा क्या की गई, तो इन दोनों से यह अपेक्षा की गई कि ये राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अंतर्गत काम करेंगे। ये इनसे अपेक्षा की गई कि ये राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अंतर्गत काम करेंगे, एनएससी। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, पिछले बार जो प्रश्न पूछा गया था, पिछले बार प्रश्न में आप देखेंगे सीएसओ यूज किया गया था, लेकिन फुल फॉर्म जो दिया गया था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ठीक है, तो कम से कम बीपीएससी के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो इस तरह की शब्दावलियों के प्रति सजगता अपेक्षित है, क्योंकि सहज, सही और गलत के बीच जो माइन्यूट डिफरेंसेज हैं, वो माइन्यूट डिफरेंसेज कई बार इसके कारण क्रिएट होते हुए आते। तो ये तो मैंने आपके साथ चर्चा की, किस कंटेक्स्ट में, ये मैंने आपके साथ चर्चा की नेशनल इनकम के अकाउंटिंग के कंटेक्स्ट में। और नेशनल इनकम की अकाउंटिंग का जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, जो संस्थागत तंत्र है, उस संस्थागत तंत्र के बारे में हमने आपके सामने बेसिक इंफॉर्मेशन रखने का प्रयास किया। अब मैं यहां से आगे बढ़ता हूं किसकी तरफ, तो अब मैं आगे बढ़ता हूं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की तरफ। फिर यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए यहां पर सजग रहने की जरूरत है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर के देखें तो
आईआईपी जो इशू किया जाता है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन MOSPI द्वारा इसके अंतर्गत CSO द्वारा जारी किया जाता है। अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो आईआईपी जो जारी किया जाता है वह आईआईपी जारी किया जाता है मासिक आधार पर। एक मासिक आधार पर जारी किया जाता और करीब 6 सप्ताह के विलंब से जारी किया जाता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो 12 अक्टूबर को यह जारी किया गया है, 12 अगस्त को जारी किया गया है इस महीने में। और अगर उसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो 12 अगस्त को जो यह जारी किया गया है यह जून 2021 महीने का जारी किया गया है। अब अगर इसके अंतर्गत देखें तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे विभिन्न मदों का भारांश क्या है, वेटेज ऑफ डिफरेंट आइटम्स। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो आईआईपी के अंतर्गत जो है कुल 809 मद हैं और ये 809 मद जो हैं, इन 809 मदों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। माइनिंग, विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, खनन, विनिर्माण और विद्युत, ये 3 कैटेगरी है। और इन तीनों कैटेगरी के वेटेज को देखें तो आप देखेंगे कि माइनिंग का के अंतर्गत 1 मद समूह है। इस 1 मद समूह के अंतर्गत 29 मद हैं और इनका वेटेज कितना है, तो इनका वेटेज 14.373% वेटेज है। अर्थात आईआईपी में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में माइनिंग से रिलेटेड 29 आइटम्स को 14.73% का वेटेज दिया गया है। अगर विनिर्माण के कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो विनिर्माण के कंटेक्स्ट में आप क्या पाते, इनका वेटेज कितना है, तो इनके अंतर्गत आप जाकर के देखेंगे 80 मद समूह हैं और 80 मद समूहों के अंतर्गत अगर आप जाकर के देखें तो इनका वेटेज 77.633% है भारांश। तीसरा जो कंटेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत आप कितने होंगे,
ये जस्ट मिनट, ये आप लेकर के चलें। विनिर्माण के अंतर्गत 405 मद समूह हैं। और इनका वेटेज जो है 77.663% है। जबकि विद्युत के अंतर्गत अगर आप जाकर के देखें तो इसके अंतर्गत एक मद है और इनका वेटेज कितना है 7.994। तो यहां पर प्रश्न जो उठाया जा सकता, मतलब स्टेटमेंट बेस्ड अगर प्रश्न दिया जाएगा तो वहां पर दिया जा सकता है। तो भारांश के कंटेक्स्ट में देखें तो सबसे अधिक वेटेज जो है किसको दिया गया है, विनिर्माण को वेटेज दिया गया है, नहीं। और इसलिए मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स में थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन सीधे सीधे आईआईपी को प्रभावित करने की स्थिति में होगा। जबकि माइनिंग या इलेक्ट्रिसिटी के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो इसका बड़ा फ्लक्चुएशन भी यहां पर इसको अपेक्षाकृत कम प्रभावित करने में समर्थ है। यहां पर इस चीज को ध्यान में रखेंगे, ये जो डिफरेंट मदों की हमने चर्चा की, अगर इन्हीं मदों में देखें तो एक डिफरेंट कैटेगरी की बात करें जो जिनका संबंध है इससे जाकर के जुड़ता है, वह है कोर उद्योगों का भारांश। अब याद करें, जब हमारी आपके साथ चर्चा हो रही थी तो अपने डिस्कशन के क्रम में हमने कोर इंडस्ट्री की बात की थी। और कोर इंडस्ट्री की बात करते हुए हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि कुल कितने कोर इंडस्ट्रीज हैं। तो कोर इंडस्ट्री का भारांश जो है 40.27% है, नहीं। और इसके अंतर्गत अगर आप जाकर के